हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मजे में। वैल्यूएशन की बात कर रहे थे हम लोग। जीएसटी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किस चीज का सर? बट ऑब्वियस है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। और जब हम वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सेक्शन 15 देखा था। और सेक्शन 15 में सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई थी वो बस इतनी सी लिखी हुई थी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज द होल थिंग। जितना भी मैंने पिछले 2 सेशंस में आपको पढ़ाया है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। हार्डली इट विल टेक 5 to 6 minutes। तो कहा गया द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू if both of these two conditions are satisfied. Number one condition, supplier and recipient of the goods or service are not related and price is the sole consideration for sale. Clear? जी सर। और जब मैंने बोला था इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलें तो जो वर्ड मैंने पहला पहला बोला, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड Number 1, all type of taxes except CGST, SGST, IGST, UTGST. Value of supply shall include all the incidental expenses just like your freight, packing, packaging cost, commission, etc. The value of supply shall include the amount which the supplier is liable to pay, but on behalf of the supplier, buyer is going to incur the amount of expenditure. The value of supply shall include इंटरेस्ट और लेट फीस, पेनाल्टी एक्सेट्रा। और मैंने कहा था ये डिबेटेबल इश्यू है, फिलहाल अभी जैसा दिया है उस तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड सब्सिडीज, जैसे फ्रेंड से हमें सब्सिडी मिली, यहाँ ग्रांट मिला, यहाँ डोनेशन मिला, यहाँ फ्री में उसने कुछ सामान कम करके दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, इट मस्ट बी डिडक्टेड, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, डिस्काउंट को हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सीधे वैल्यूएशन रूल्स की बात की थी। क्यों सर, डिस्काउंट से आपको एलर्जी है? नहीं, नेक्स्ट सेशन में इस एलर्जी की दवा करेंगे। वैल्यूएशन रूल्स की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मैं कहूं, गाना नहीं गा रहा हूं, फिर वहीं पर पहुंच रहा हूं। अगर मैं कहूं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर से पहले वर्ड पर आता हूं जहां से स्टार्टिंग किया था सेक्शन 15 को। द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या बोला? वैल्यू ऑफ सप्लाई। 2 कंडीशंस वहां बताई थी, रिलेशन ना हो, रिलेटेड पर्संस ना हो, और प्राइस सोल कंसिडरेशन में हो। लेकिन अगर सोल कंसिडरेशन में नहीं है तो वहां वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गो टू रूल नंबर 1, और वो बोलता है बी द मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। सीधे ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता चलता तो एक काम करो, जितना आपने हमें कैश दिया वो ले लो, प्लस जितना आपने हमें नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन दिया है उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ये भी पॉसिबल ना हो पाए तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर कर लो। अगर तीनों से ना पता चल पाए, रिवीजन करवा रहा हूं, पहली बार नहीं बता रहा हूं, तो कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे सेशन में मैं इन चीजों को डिटेल में बता चुका हूं। अगर ए बी सी तीनों से ना पता चल पाए तो क्या करेंगे? रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। और जब हम लोगों ने रूल नंबर 4 देखा था तो मैंने कहा था देख देख देख, यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 5 तो रेजिडुअल प्रोविजन है, रेजिडुअल रूल है, लेकिन रूल नंबर 4 कहता है, डायरेक्ट रूल नंबर 4 की बात करते हैं,
रूल नंबर 4 ने सीधे सीधे ये बोला कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका 110% ले लेंगे, बात खत्म। रूल नंबर 4 ने ये बोला। अच्छा, अगर वो बोलता है तो फिर यहां पर प्रॉब्लम है कहां पे? रूल नंबर 1 के लास्ट पॉइंट में, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के बाद, कि जो भी कंसिडरेशन आया है मनी में वो ले लो, प्लस रूल नंबर 4 या 5 को ले लो। अरे जब पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ले लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, सामान का पूरा पूरा ले लिया और उसमें 10% ऐड भी कर दिया, तो अब यहाँ पर रूल नंबर 1 का जो 4th पॉइंट है जो कहता है सम ऑफ मनी प्लस रूल नंबर 4, कहाँ से सम ऑफ मनी को प्लस करोगे प्लस रूल नंबर 4 पर जाओगे? दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिलहाल नहीं समझ में आया? रूल नंबर 1 का 4th पॉइंट यानी डी कहता है अगर ए, बी या सी से पॉसिबल ना हो पाए तो मनी कंसीडरेशन प्लस रूल नंबर 4 या 5 ले लें। हम रूल नंबर 4 ले लेते हैं फिलहाल। रूल नंबर 4 कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% ले लें। अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अगर हमने 110% ले लिया तो इसका मतलब पूरे सामान का दाम शामिल हो गया यहां पर रूल नंबर 4 के हिसाब से। फिर ये मनी को एक्स्ट्रा क्यों इंक्लूड की हो, मेरा केवल क्वेश्चन यही है। मेरी बात अब समझ में आई होगी जी। चले आगे चलते हैं। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5 रीजनेबल कंसिडरेशंस को काउंट करेंगे रूल नंबर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। 2 और 3 क्या कहता है, ढंग से सुनेंगे। अदर देन एजेंट है। रूल नंबर 2 जो है अदर देन एजेंट है। रूल नंबर 2 जो है अदर देन एजेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस। पहला मैंने बताया था जहां पर रूल नंबर 1 वहां लगता है जहां सोल कंसीडरेशन ना हो, रूल नंबर 1 लग गया। दूसरा, अगर दोनों में रिलेटेड पर्संस का रिलेशनशिप है तो उस केस में रूल नंबर 2 आ जाएगा। और रूल नंबर 2 कहता है बी द ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर उससे पॉसिबल ना हो पाए तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है। अगर उससे भी ना हो पाए तो रूल नंबर 4 और 5 पे चले जाना, बात खत्म हो गया। ये रूल नंबर 2 इज ओवर। रूल नंबर 3 कहता है एजेंट के साथ अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, एजेंट को माल देना या एजेंट से माल लेना, तो उस केस में वैल्यूएशन क्या होगा, उस केस में वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो कहा गया कि आपने अपने एजेंट को सामान दिया, एजेंट उस सामान को मार्केट में बेचेगा, तो एक काम करो, जितने में वो मार्केट में बेचे उसका 90% ले लो, या फिर एजेंट को किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से जितने में सामान मिलता है वो वैल्यू कंसीडर कर लो। अब आपके ऊपर है आप क्या कंसीडर करना चाहते हैं, बट ऑब्वियस है लोवेस्ट, बट ऑब्वियस है लोवेस्ट। नहीं समझ में आया? मैं फिर बोलता हूं, मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रखी हूं ऑलरेडी दूसरे सेशन में। ये आपका 3rd सेशन इस टॉपिक का चल रहा है। अगर हमने किसी एजेंट को माल सप्लाई की तो एजेंट उसको किसी अनरिलेटेड पर्सन को सेल करेगा, तो जितने में एजेंट अनरिलेटेड को सेल करे उसका 90% वैल्यू ले लो, मेरे लिए वैल्यूएशन हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग CGST, SGST और UTGST, वॉट एवर द केसेस, IGST वगैरह। पहला केस ये है। दूसरा, किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से एजेंट को उसी तरह का सामान किस वैल्यू पर मिलता है वो वैल्यू ले लो, यानी एक तरह से मार्केट वैल्यू आप कह सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ द वैल्यू विच इज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजेंट टू अनरिलेटेड पर्सन, इज इट क्लियर? 90% ऑफ दैट वैल्यू, जो आपको समझ में आए। तो हमको तो क्या समझ में आएगा, जो दोनों में से लोवेस्ट होगा। ये रूल नंबर हमारा हो गया 3। रूल नंबर 4 कर लिया, रूल नंबर 5 कर लिया। आज हम लोगों को रूल नंबर 6 करना है, केवल रूल नंबर 6। जी हाँ जी, रूल नंबर 6 पर पूरा कंसंट्रेशन देंगे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और वर्ड क्लियर कर दूं, here we are just going to consider the valuation of supply,
Here we are not going to calculate the amount of tax. Please take care this thing in your mind. आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग केवल और केवल वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. स्टिल द रेट ऑफ टैक्स इज टू बी अप्लाइड. इस पे रेट ऑफ टैक्स अभी अप्लाई करना बाकी है, तब तो हमें टैक्स पता चलेगा, हाँ या ना. तो अभी हम लोग टैक्स नहीं निकाल रहे, अभी हम लोग वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यूएशन की. और रूल नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये डाउट आएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन अमाउंट. नॉट एट ऑल. हम लोग अभी तक टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, टैक्स अमाउंट की बात नहीं कर रहे. इज इट क्लियर? जी सर. तो टैक्स रेट अभी अप्लाई करना बाकी रहेगा, हम लोग वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. रूल नंबर 6 ध्यान से देखेंगे. कुछ स्पेसिफिक केसेस में वैल्यूएशन का तरीका बताया गया है. कुछ स्पेसिफिक केसेस में, मैं फिर से बोलता हूं, देयर आर सम स्पेसिफिक केसेस वेयर रूल 6 विल बी अप्लाइड. जी हां, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर रूल 6 अप्लाई होगा और ये स्पेसिफिक केसेस हैं. जैसे मनी चेंजर की बात हम कर लें, रूल नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1 यही है. या फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन की बात कर लेते हैं. सर ये क्या बला है? मैं अगर बोलूं कि आप हमारे पास डॉलर लाते हैं, हम आपको इंडियन रूपी दे देते हैं, या मैं आपको डॉलर देता हूं, आप हमें इंडियन रूपी दे करके डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो या तो बाइंग रेट होगा या तो सेलिंग रेट होगा. क्या होगा? या तो बाइंग रेट होगा या तो सेलिंग रेट होगा. और जब मनी चेंजर की बात करेंगे ना, तो जब इस रूल को देखेंगे, रूल नंबर 6 को, तो वहां पर क्लियरली बोला गया है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. हम ऑप्शन 1 की बात पहले करेंगे. कहा गया ऑप्शन 1 में, क्लियरली दिमाग खोल करके सुनेंगे इस चीज को. ऑप्शन 1 कहता है कि अगर आपने डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में, यानी ऐसे ही कन्वर्जन करवाया है, तो आपके पास बाइंग रेट या सेलिंग रेट होगा ही मेरा वाला, जितने में आपने खरीदा या बेचा, पर डॉलर या पर रुपी कितना डॉलर मिलेगा, माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट होगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसीज. सर समझ में नहीं आया. आप मेरे पास आए 10,000 डॉलर लेकर के, मैंने आपको $1 60 में बेचा. कितने में? जबकि आरबीआई का रेफरेंस रेट उस दिन $1 58 का था. कितने का था? तो बट ऑब्वियस है, मैंने जो आपको सर्विस दी है वो $2 पर डॉलर दी है, और $10,000 में मैंने आपको $20,000 की सर्विस दी. दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ टैक्स, बट दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ सर्विस. मनी चेंजर के केस में रूल नंबर 6 देखते हैं. व्हेन एक्सचेंज, ढंग से सुनेंगे, यही चीज मैं बोलने जा रहा हूं. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग shall be determined by the supplier of services in the following manner: buying rate or selling rate minus RBI reference rate into number of units of currencies. Is it clear? जी सर. ये पहला तरीका था, लेकिन ये वो तरीका है जहां पर we have rupees, means the currency is convertible from Indian to foreign or foreign to Indian. Now that is our question. But what will happen if RBI reference rate is not available?
if RBI reference rate is not available, then in that case we have buying rate or selling rate multiplied by number of units of currencies. ये टोटल बिजनेस हो गया हमारा, टोटल बिजनेस इतने का हुआ, लेकिन आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, इसलिए 1% कंसीडर कर लेंगे दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस, दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस. इज इट क्लियर? अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट मौजूद ना हो, प्रॉब्लम तो उस समय और बढ़ जाएगी. किस समय बढ़ जाएगी सर? जब हमारा इंडियन करेंसी ही मौजूद ना हो, यानी बाइंग रेट और सेलिंग रेट है ही नहीं. आपने हम इंडियन करेंसी ही मौजूद ना हो, आपने हमको डॉलर दिया, हमसे यूरो ले लिया, हमने आपको डॉलर दिया, आपसे मैंने यूरो ले लिया, मींस बोथ ऑफ द करेंसीज आर फॉरेन करेंसीज. तो अब मेरा तो दिमाग पक गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. कुछ नहीं करना है, अगर दोनों फॉरेन करेंसीज हैं तो दोनों को इंडियन यूनिट्स में कन्वर्ट कर ले, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू आरबीआई रेट. ये फर्स्ट का हो गया. दूसरी यूनिट्स को भी आप कन्वर्ट कर ले, जो दोनों में से कम होना उसका 1% ले लें, या दोनों का 1% निकाल कर जो कम हो आप उसको वैल्यू मान लें, बात खत्म करें. दोनों की कन्वर्जन वैल्यू ले लें इंडियन करेंसी में. अगर ये दोनों में से दोनों इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हुई होती तो कितने रुपए में कन्वर्ट हुई होती, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं ना. हाँ सर, मान लीजिए $10,000 है, $1 की कीमत 58 रुपए है, तो मल्टीप्लाई कर लो. अच्छा, 8,000 यूरो है तो 8,000 यूरो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू में मल्टीप्लाइड बाई 1% कर देते हैं, जो वैल्यू कम आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस. इज इट क्लियर जी? अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर जब मैंने ये फॉरेन करेंसी की बात की तो मैंने सर्विस 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 की बात की है, तो हम लोग यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं. अच्छा, इसी में ही एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2. ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है और क्यों है? एक बार अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में चले गए, इट इज अवेलेबल विद यू. इफ यू आर अ मनी चेंजर देन दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू, एंड वंस यू विल ऑप्ट यू कैन नेवर विड्रॉ दिस ऑप्शन थ्रू आउट द ईयर. मीन्स नाउ यू हैव टू स्टिक विद दिस ऑप्शन द रेस्ट ऑफ द ईयर. आपको पूरे के पूरे साल अब आपको इस ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू आर जस्ट गोइंग